होने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में रिस्क लेकर ये काम करना ही होगा। ये कहकर रिचर्ड अपनी वाइफ को गुड बाय बोलते हैं और ओमान के सलाला पोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है सोमालिया के एक छोटे से गांव में। गांव के आम लोग जब अपना अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक दूर से कुछ गाड़ियां आती देख उनमें खलबली मच जाती है। उनमें से एक आदमी जाकर मूसे नाम के एक जवान को नींद से जगाता है। उधर वो लोग आकर सबको धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गांव से काफी दिनों से किसी बड़े जहाज की लूट नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें अब समुद्र में जाकर कोई बड़ा जहाज लूटना होगा, वरना सबको समुद्र में फेंक दिया जाएगा। हाँ, आपने सही समझा, ये वही फेमस या कहें कि बदनाम सोमालियन समुद्री डाकू हैं जिनसे शायद ही कोई नाविक न डरता हो। असल में सोमालिया के इन गांवों में ज्यादातर लोगों का यही काम है। वो कुछ दिनों के गैप पर समुद्र में जाकर जहाजों को बंधक बनाते हैं और फिर फिरौती वसूलने की कोशिश करते हैं। यही उनकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया है। मूसे इन लुटेरों में से एक है जो अपनी छोटी सी टीम के साथ समुद्र में डकैती करने जाता है। सरदार के लोगों की धमकी सुनने के बाद गुफान नाम का एक आदमी मूसे से कहता है कि वो अपने साथ जाने के लिए गांव से कुछ लोगों को चुन ले। वहां मौजूद हर कोई मूसे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उन्हें साथ ले ले, क्योंकि अगर लूट अच्छी हुई तो सबको मोटे पैसे मिलेंगे। इसलिए वो सब इन लुटेरों को मनाने के लिए खात नाम का एक नशीला पौधा लेकर आए हैं। इस खात को खाने से गांजा, अफीम या कोकीन जैसा ही नशा होता है। खैर, मूसे सब में से चुनकर एल्मी, बिलाल और भारी भरकम शरीर वाले नाजी नाम के 3 लोगों को सिलेक्ट करता है। इसके बाद मूसे और उसके साथी 2 छोटी स्पीड बोट्स लेकर डकैती के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सब एक छोटे जहाज पर चढ़ जाते हैं। ये जहाज उनकी मदरशिप है। दरअसल अटैक के लिए छोटी बोट्स इस्तेमाल होती हैं और मदरशिप उन्हें सप्लाई, नेटवर्क और रेस्क्यू के लिए लीड करती है। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स ओमान पहुंचकर अपने जहाज मर्स्क अलाबामा पर आ चुके हैं। वहां फर्स्ट ऑफिसर शेन मर्फी और बाकी क्रू मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं। जहाज के कंटेनर्स पूरी तरह लोड होने के बाद कैप्टन ऑन ऑर्डर देते हैं कि जहाज पोर्ट से रवाना किया जाए। जहाज निकलने के बाद कैप्टन और बाकी क्रू अपना रूटीन वर्क करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को बताते हैं कि उनका जहाज अफ्रीका के जिबूती समुद्री रास्ते को पार करके सोमालियन कोस्ट के पास से होते हुए केन्या की राजधानी मोम्बासा पहुंचेगा। जहाज सोमालिया के पास से गुजरेगा। ये सुनते ही कैप्टन के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। कैप्टन फिलिप्स शेन से कहते हैं कि उनके जहाज की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट करनी होगी, क्योंकि जिस रास्ते से वे जा रहे हैं वहां समुद्री लुटेरों का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे सभी एंट्री डोर हर हाल में लॉक रहने चाहिए, यहाँ तक कि कोई पोर्ट होल खुला हो तो उसे भी बंद कर दिया जाए। उसी के मुताबिक सब काम शुरू कर देते हैं। उस रात कैप्टन अपने पर्सनल कंप्यूटर पर समुद्री लुटेरों के बारे में रिसर्च करते हैं। फिर सुबह उठकर कैप्टन फिलिप्स अपने सभी क्रू मेंबर्स को एक सिक्योरिटी ड्रिल करने के लिए कहते हैं। इसका मकसद ये था कि वह देखना चाहते थे कि अगर कोई पायरेट सच में उन पर अटैक करता है तो उनकी टीम उसे कैसे टैकल करेगी। ऑर्डर मिलते ही सब ड्रिल शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पायरेट्स से बचने के लिए जहाज के चारों तरफ पानी की बौछारों का इंतजाम किया जाता है, ताकि लुटेरे अगर जहाज के करीब आए तो उन्हें पानी की तेज धार से रोका जा सके। दूसरी तरफ सोमालियन लुटेरे अपने जहाज के रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से आसपास के सभी जहाजों के रेडियो सिग्नल टैप कर रहे थे। किसी भी जहाज पर हमला करने से पहले ये लुटेरे समुद्री रास्तों के रेडियो सिग्नल सुनते हैं। इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा जहाज अकेला है और उनके लिए आसान टारगेट बन सकता है। फिर वे उस जहाज का पीछा करके उसे बंधक बनाने की कोशिश करते हैं। इन डाकुओं को भी रेडियो पर बातें सुनकर समझ आ जाता है कि कैप्टन फिलिप्स का जहाज मर्स्क अलाबामा बाकी जहाजों से काफी दूर है और उनके लिए एक आसान शिकार है। इसलिए उनके 2 ग्रुप 2 अलग स्पीड बोट्स लेकर इस जहाज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स जब जहाज के रडार पर नजर डाल रहे थे, तभी उन्हें रडार पर 2 बिंदु दिखाई देते हैं जो असल में वही स्पीड बोट्स थीं। तब कैप्टन जहाज की बालकनी में जाकर दूरबीन से देखते हैं कि दूर से 2 स्पीड बोट्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। ये नजारा देख कैप्टन समझ जाते हैं कि लुटेरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। पक्का करने के लिए वो शेन को जहाज का रास्ता 5 डिग्री दाईं तरफ मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही जहाज मुड़ता है, वे देखते हैं कि वो स्पीड बोट्स भी उसी तरह मुड़कर उनके पीछे आ रही हैं। अब 100% कंफर्म होने के बाद वे सबको बता देते हैं कि अभी तक हम जो मॉक ड्रिल देख रहे थे वो अब हकीकत बनने जा रही है। जल्दी से सब उन्हें फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन की बात सुनकर सभी क्रू मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। इधर जो 2 स्पीड बोट्स जहाज का पीछा कर रही थीं, उनमें से एक में मूसे था और दूसरी में लुटेरों की एक और टीम। जहाज के करीब जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी बोट्स की रफ्तार बहुत बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ जहाज से कैप्टन और बाकी क्रू देख पा रहे थे कि स्पीड बोट्स लगातार उनकी ओर बढ़ती आ रही हैं। ये देखकर कैप्टन अपने मशीन ऑपरेटर से जहाज की स्पीड बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन जहाज की रफ्तार तेज करने के बावजूद जब वो बोट्स पीछे नहीं हटती तो फर्स्ट ऑफिसर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो कैप्टन अब यूके के मेरिन ट्रेड ऑपरेशंस हेडक्वार्टर
में फोन करके समुद्री लुटेरों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वहाँ के लोग उन्हें बस सतर्क रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि फिलहाल उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इन जहाजों पर कोई गनमैन या सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं होता। असल में इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक इस तरह के कमर्शियल जहाजों पर बंदूक या कोई भी हथियार रखने की मनाही है। वजह यह है कि इन जहाजों को कई देशों की समुद्री सीमाओं से होकर गुजरना पड़ता है। किसी दूसरे देश के जहाज में हथियार होने का मतलब है उस देश की संप्रभुता के लिए खतरा। साथ ही जहाज पर रहने वाले लोगों के बीच किसी मानसिक तनाव या आपसी झगड़े की वजह से कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए भी हथियार नहीं रखे जाते। इन सब कारणों के अलावा और भी कई वजहें हैं जिनकी वजह से कमर्शियल जहाजों में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। जैसे हम बस में कहीं जाते हैं तो ड्राइवर बंदूक लेकर नहीं घूमता है ना, ठीक वैसे ही ये जहाज भी हथियार नहीं ले जा सकते। खैर, जब ये एकदम नजदीक आ जाते हैं तो जहाज पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और एक जबरदस्त आइडिया आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि लुटेरे जहाज की सारी बातें टैप करके सुन सकते हैं। इसलिए कैप्टन वायरलेस हाथ में लेकर इस तरह एक्टिंग करते हैं जैसे वो नेवी के किसी वॉरशिप से बात कर रहे हों। कैप्टन ऐसा नाटक करते हैं जैसे नेवी उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेज रही है। असल में दूसरी तरफ से आने वाली आवाज भी कैप्टन खुद ही निकाल रहे थे ताकि लुटेरों को डरा सके। कैप्टन का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। लुटेरे अपनी डिवाइस पर उस फेक कॉल को सुन लेते हैं और उसे सच मान बैठते हैं। वे इतना डर जाते हैं कि एक टीम फौरन यू टर्न लेकर वहां से भाग खड़ी होती है, क्योंकि एयर स्ट्राइक होने पर उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लेकिन मूसे और उसकी टीम अभी भी जहाज का पीछा करती रहती है, क्योंकि उन्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। इधर जब कैप्टन ये नजारा देखते हैं तो वो एक और ढांसू प्लान बनाते हैं। इस बार कैप्टन अपने जहाज की स्पीड पहले बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और फिर अचानक उसे कम करने का ऑर्डर देते हैं। इससे जहाज के पीछे बहुत ऊंची और तेज लहरें पैदा होती हैं, जिनका मुकाबला मूसे की बोट नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि कुछ ही देर में उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और वो बीच समुद्र में ही रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। लुटेरों के हाथ से इस बार तो जान बच गई, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर्स के बीच टेंशन अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि ये लुटेरे इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। इतनी दूर तक आए हैं, इसका मतलब है कि वो दोबारा अटैक जरूर करेंगे। खैर, इस वक्त कैप्टन के पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था। वो बस नेवी की मदद का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि बीच समुद्र में नेवी के अलावा उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं था। दूसरी तरफ उसी रात लुटेरे अपने अड्डे पर वापस लौट आते हैं और खराब स्पीड बोट्स को हटा देते हैं। वहाँ नई स्पीड बोट पर कब्जा करने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई भी होती है। मूसे की टीम का वालिद दूसरे ग्रुप के सरदार को मारकर जख्मी कर देता है। सच तो ये है कि ये लुटेरे इतने बेखौफ और पागल होते हैं कि आपस में भिड़कर किसी की भी जान ले सकते हैं। खैर, आखिरकार मूसे अगले दिन नई स्पीड बोट पर कब्जा कर लेता है और अपने साथियों के साथ फिर से जहाज पर हमला करने निकल पड़ता है। तभी जहाज के क्रू को लुटेरे फिर से दिखाई देते हैं और वे फौरन कैप्टन फिलिप्स को इन्फॉर्म करते हैं। कैप्टन आकर सबसे पहले कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस को फोन करके अटैक की जानकारी देते हैं। पुलिस से उन्हें मदद का भरोसा तो मिलता है, लेकिन तब तक लुटेरे बहुत करीब आ चुके थे। कैप्टन फिलिप्स फर्स्ट ऑफिसर शेन को वो हॉज पाइप या वाटर कैनन तैयार रखने का हुक्म देते हैं, ताकि जैसे ही वो पास आए उन पर पानी की बौछार से हमला किया जा सके। लुटेरे जब एकदम पास आ जाते हैं तो रेडियो के जरिए जहाज से कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, डरो मत, हम सोमालियन कोस्ट गार्ड हैं, बस तलाशी लेकर तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन कैप्टन को ये सब चालें पहले से पता थीं। जब कैप्टन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते तो मूसे और उसके साथी सीधे धमकी देते हैं कि अगर जहाज नहीं रोका तो वे फायरिंग शुरू कर देंगे। मगर कैप्टन अपने ऑपरेटर को जहाज की मैक्सिमम स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर देते हैं। जब लुटेरे देखते हैं कि फिलिप्स उनकी बात नहीं मान रहे तो वे जहाज के कंट्रोल रूम की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कैप्टन और बाकी क्रू नीचे झुककर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद कैप्टन जहाज का पूरा वाटर सिस्टम चालू करने का निर्देश देते हैं। ये सिस्टम ऑन होते ही जहाज के चारों तरफ से बहुत तेज रफ्तार में पानी गिरने लगता है। लुटेरे पानी की इन लहरों के सामने अपनी बोट बैलेंस नहीं कर पाते और उसे मोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक वाटर कैनन में खराबी आ जाती है और लुटेरों को एक गैप मिल जाता है। मौका देखते ही वे जहाज के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। ये देखकर कैप्टन तुरंत फर्स्ट ऑफिसर शेन को केमिकल बम फेंकने का ऑर्डर देते हैं। कैप्टन खुद भी बम हाथ में लेकर लुटेरों पर फेंकने लगते हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो किसी भी तरह रुकते नहीं हैं। उल्टा वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मूसे और उसके साथियों ने जहाज पर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ी लगा दी है। कैप्टन अब अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर जहाज को बार बार दाएं बाएं घुमाना शुरू करते हैं। उनका प्लान था कि जहाज की टक्कर से लुटेरों की बोट पलट जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार मूसे और उसके साथी बंदूकों के साथ जहाज पर चढ़ ही गए। डाकुओं के जहाज पर चढ़ने के बाद अब कुछ नहीं किया जा सकता था। ये देखकर कैप्टन फिलिप्स सभी क्रू मेंबर्स को इंजन रूम में चले जाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि अगर लुटेरे सबको हॉस्टेज बना लेते तो फिरौती की रकम बहुत बढ़ जाती। इसलिए सबको कह दिया गया कि किसी भी
हाल में ये लुटेरे उन्हें ढूंढ न पाएं। उसी के मुताबिक सब इंजन रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। उधर ऊपर कैप्टन और शेन को लुटेरे पहले ही घेर चुके थे। अब कैप्टन के पास करने को तो कुछ नहीं था, फिर भी वो डरे नहीं और हिम्मत जुटाकर उनके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। तभी मुंह से उनसे कहता है, रिलैक्स कैप्टन, हम तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम लोगों के जरिए फिरौती वसूलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। कैप्टन फिलिप्स अब कहते हैं कि इस जहाज पर खाने पीने के सामान के अलावा और कुछ कीमती नहीं है। हाँ, उनके लॉकर में $30,000 कैश है। अगर वो चाहें तो वो ये डॉलर फिरौती के तौर पर देने को तैयार है। लेकिन ये सुनकर मुंह से हंसने लगता है। वो कहता है, कैप्टन, इस पैसे से तो हमारा जेब खर्च भी नहीं निकलेगा। कम से कम $10 मिलियन से कम में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से ये एक अमेरिकन जहाज है तो डॉलर कमाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद मुंह से पूछता है कि जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं? कैप्टन जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता, शायद वो कहीं छुप गए हैं। इधर इंजन रूम में मौजूद क्रू मेंबर्स मेन इंजन को शट डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड एकदम कम हो जाती है। हालांकि सेकंड इंजन चालू होने की वजह से जहाज पूरी तरह रुका नहीं था। मेन इंजन बंद होते ही लुटेरे चौंक जाते हैं और कैप्टन से इसकी वजह पूछते हैं। कैप्टन कहते हैं कि उन्हें ठीक से अंदाजा नहीं है, शायद बहुत तेज स्पीड की वजह से इंजन खराब हो गया होगा। अब मूसे को समझ आ जाता है कि उसके साथ कोई गेम खेला जा रहा है। वो कैप्टन से कहता है कि अगर उसके सारे साथी 1 मिनट के अंदर ऊपर नहीं आए तो कंट्रोल रूम में सबको मार दिया जाएगा। मूसे फिर कैप्टन का रेडियो लेकर खुद अनाउंस करता है कि अगर क्रू ऊपर नहीं आए तो सबको खत्म कर दिया जाएगा। मूसे के ऑर्डर पर उसका साथी नाजी एक क्रू मेंबर को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये सब देखकर कैप्टन अब चालाकी से मूसे से कहते हैं, ओह, तो तुम्हारी हिम्मत बस इतनी ही है? अगर हमें मार दोगे तो कोई फिरौती नहीं मिलेगी, इसलिए दिमाग ठंडा रखो और आओ बात करते हैं। मूसे कैप्टन की बात समझ जाता है कि जल्दबाजी नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा, इसलिए अब वो पूरे जहाज की तलाशी लेने के लिए कैप्टन को अपने साथ ले जाता है। इधर क्योंकि कैप्टन का रेडियो चालू था, उनके साथियों को पता चल जाता है कि मूसे जहाज सर्च करने आ रहा है। तभी ऑफिसर शेन अपने एक क्रू मेंबर को जहाज का इमरजेंसी जनरेटर बंद करने भेज देते हैं ताकि अंधेरे में लुटेरे उन्हें ढूंढ न पाएं। इसके बाद मूसे कैप्टन के साथ धीरे धीरे जहाज के नीचे जाने लगता है। अचानक एक जगह रुककर इंजन रूम का नक्शा देखने के बाद मूसे कहता है कि वह सीधे इंजन रूम जाएगा। कैप्टन जानते थे कि उनके साथी अभी भी इंजन रूम में ही हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए मूसे को बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूसे ताड़ जाता है कि सब लोग शायद इंजन रूम में ही छिपे हैं। वो जबरदस्ती कैप्टन से रास्ता दिखाने को कहता है। अब क्योंकि इंजन रूम बहुत गर्म होता है तो कैप्टन कहते हैं कि वहाँ जाने से पहले कुछ पानी की बोतलें साथ ले लेनी चाहिए। मूसे उनकी बात मान जाता है और नाजी व वालिद को कंट्रोल रूम की रखवाली पर छोड़कर बिलाल और कैप्टन को साथ लेकर किचन की तरफ जाता है। किचन में पहुंचकर कैप्टन मूसे और बिलाल को खाना ऑफर करते हैं और अपने लिए पानी ले लेते हैं। ठीक उसी वक्त शेन भी पानी लेने किचन में आए थे, लेकिन लुटेरों को आता देख वो एक तरफ छिप जाते हैं। शेन देख लेते हैं कि बिलाल नाम के उस लुटेरे के पैर में कोई जूता नहीं है। मूसे जब कैप्टन और बिलाल को लेकर इंजन रूम की तरफ बढ़ जाता है तब शेन रेडियो पर क्रू को मैसेज देते हैं कि एक लुटेरा नंगे पैर है, इसलिए अगर इंजन रूम के सामने कांच के टुकड़े बिछा दिए जाएं तो उसे जख्मी किया जा सकता है। दूसरी तरफ जिसे इमरजेंसी पावर ऑफ करने भेजा गया था वो सप्लाई बंद कर देता है। ये देखकर मूसे कैप्टन से पूछता है कि पावर सप्लाई क्यों कट गई? कैप्टन फिर वही जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। मूसे कैप्टन की फ्लैशलाइट लेकर इंजन रूम के अंदर घुसने का फैसला करता है। जैसे ही बिलाल दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, दरवाजे के सामने बिछाए गए कांच के टुकड़े उसके पैरों में बुरी तरह चुभ जाते हैं। ये नजारा देखकर मूसे आग बबूला हो जाता है और कैप्टन पर चिल्लाने लगता है कि कैप्टन जरूर उनके साथ कोई गेम खेल रहा है। लेकिन कैप्टन पहले की तरह ही अनजान बन जाते हैं। जब कैप्टन बिलाल की मरहम पट्टी करने का ऑफर देते हैं तो मूसे बिलाल को कैप्टन के साथ ऊपर भेज देता है और खुद अकेला ही इंजन रूम सर्च करने निकल पड़ता है। इधर इंजन रूम के अंदर जहाज के सारे क्रू मेंबर्स पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही मूसे वहां पहुंचता है, सब मिलकर उस पर अचानक हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। रेडियो के जरिए फौरन कंट्रोल रूम में खबर दी जाती है कि हमने तुम्हारे लीडर को पकड़ लिया है, अब इसके बदले हमारे कैप्टन को छोड़ दो। अचानक हुए इस उलटफेर से लुटेरे काफी टेंशन में आ जाते हैं। नाजी पहले रेडियो पर मूसे से बात करके पक्का करता है कि वह जिंदा है। तब कैप्टन रेडियो पर उनसे कहते हैं कि तुम लोग अभी इसी वक्त ये जहाज छोड़ दो, तुम्हारे पास अपनी बोट तो है नहीं, तो तुम चाहो तो हमारे जहाज की लाइफ बोट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर हम तुम्हें फिरौती के तौर पर $30,000 भी देंगे, बस शर्त ये है कि तुम बिना किसी पंगे के यहाँ से निकल जाओ। अब सिर्फ $30,000 में तो इन लुटेरों के तेल का खर्चा भी नहीं निकलता, लेकिन मुंह से काफी सोच विचार के बाद इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। जब कैप्टन लुटेरों को लेकर लाइफ बोट के पास जाते हैं तो उनमें बहस छिड़ जाती है कि पहले कौन किसे छोड़गा। आखिर में तय होता है कि पहले कैप्टन उनकी लाइफ बोट में जाएगा और जब मूसे आजाद हो जाएगा तब वो कैप्टन को छोड़ देंगे। वादे के मुताबिक कैप्टन लाइफ बोट में चले जाते हैं और मूसे को भी छोड़ दिया
जाता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए मुंह से चालाकी दिखाता है और कैप्टन को साथ लेकर ही लाइफ बोट को जहाज से अलग कर देता है। इसे कहते हैं चोर पर बटमारी। आजाद होने के बजाय कैप्टन फिलिप्स एक बार फिर उनके कब्जे में आ जाते हैं। लुटेरे कैप्टन को लेकर सोमालिया जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिकन अपनी एक जान के लिए $1 मिलियन देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर कैप्टन के किडनैप होते ही अमेरिकन नेवी एक्शन में आ जाती है। अमेरिकन वॉरशिप यूएसएस बेनाब्रिज को लुटेरों को रोकने के लिए भेजा जाता है। बेनाब्रिज के कैप्टन कास्टेलिन ऑर्डर मिलते ही काम पर लग जाते हैं। इधर जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स भी अपने कैप्टन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे नेवी के आने तक लाइफ बोट का पीछा करने का फैसला करते हैं। मूसे जब उस जहाज को पीछे आते देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे फिर से जहाज लूटने का मौका मिल रहा है। कैप्टन के पास फिलहाल नेवी का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन जब वो छोटे लड़के बिलाल के पैर का जख्म देखते हैं तो उन्हें तरस आ जाता है और वो खुद उसका इलाज करना चाहते हैं। पहले तो लुटेरे मना करते हैं पर बाद में मान जाते हैं और कैप्टन बिलाल के पैर पर पट्टी कर देते हैं। बिलाल कैप्टन की इस दयालुता को देखकर मन ही मन उनका शुक्रगुजार होता है। कैप्टन की किडनैपिंग का मामला अब नेशनल इशू बन चुका था और व्हाइट हाउस तक इस पर चर्चा होने लगी थी। यह अमेरिका की इज्जत का सवाल था क्योंकि पिछले 200 सालों में यह पहली बार था जब कोई अमेरिकन जहाज समुद्री लुटेरों के हाथ लगा था। फिलिप्स को बचाने के लिए बेनाब्रिज के साथ 2 और वॉरशिप्स भेजने का फैसला किया जाता है। कैप्टन कास्टेलिन को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि लुटेरे किसी भी हाल में कैप्टन को सोमालिया न ले जा सकें क्योंकि वहां पहुंचने के बाद उन्हें वापस लाना नामुमकिन हो जाता। इधर लाइफ बोट की धीमी रफ्तार और लहरों के झटकों से लुटेरे परेशान हो रहे थे। मूसे का साथी नाजी तो चिद्दा चिद्दा हो गया था। ऊपर से लाइफ बोट चारों तरफ से बंद होने के कारण सबका दम घुट रहा था। तभी अचानक लुटेरों को चारों तरफ से तेज सायरन की आवाज सुनाई देती है। खिड़की से झांकने पर उन्हें अपने सामने एक विशालकाय अमेरिकन युद्धपोत यूएसएस बेनाब्रिज खड़ा दिखाई देता है। इतना बड़ा जहाज देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक कैप्टन उनके पास है वे सुरक्षित हैं। तभी बेनाब्रिज के कैप्टन रेडियो पर उनसे बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि कैप्टन फिलिप्स कैसे हैं। कैप्टन तब उनके लिए कुछ खाना और पानी देने का ऑफर देते हैं क्योंकि लाइफ बोट में ज्यादा स्टॉक नहीं होता। लुटेरों का लीडर मूसे कहता है कि कैप्टन को छोड़ने के बदले उन्हें $10 मिलियन देने होंगे। कैप्टन कास्टेलिनो तब नीमो नाम के एक लेफ्टिनेंट को, जिसे सोमाली भाषा आती थी, लुटेरों से बात करने के लिए कहते हैं। नीमो बताता है कि वे पैसों का इंतजाम करेंगे लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच वे लाइफ बोट में खाना और पानी पहुंचा देंगे क्योंकि अगर कैप्टन फिलिप्स की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर पायरेट्स मान जाते हैं और अगली सुबह लाइफ बोट के लिए खाना पानी लेकर 2 पेट्रोल बोट्स भेजी जाती हैं। पेट्रोल बोट से मूसे को आवाज दी जाती है। मूसे बाहर आकर सैनिकों से बात करता है और अपनी $10 मिलियन की मांग दोहराता है। लेफ्टिनेंट नीमो तब सबूत मांगते हैं कि कैप्टन जिंदा हैं या नहीं और उन्हें बाहर लाने को कहते हैं। कैप्टन को बाहर लाने के बहाने पेट्रोल बोट के मेंबर्स असल में लाइफ बोट की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वे लुटेरों की पोजीशन और बोट की एक एक बारीकी पर नजर रख रहे थे ताकि अटैक के समय काम आए। कैप्टन जब बाहर आते हैं तो लेफ्टिनेंट उनसे पूछते हैं कि क्या वे ठीक हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि वे ठीक हैं और साथ ही चालाकी से ये भी बोल देते हैं कि मैं सीट नंबर 15 पर हूँ। ये बताने का मतलब था कि अगर नेवी सील रेस्क्यू अटैक करती है तो पता हो। इसके बाद लुटेरे फिलिप्स को फिर अंदर ले जाकर बिठा देते हैं। मूसे अभी भी बाहर सैनिकों से बात कर रहा था, तभी अंदर से नाजी उसे चिल्लाकर वापस आने को कहता है, लेकिन जब मूसे उसकी बात नहीं सुनता तो नाजी गुस्से में कैप्टन के कान के पास से एक गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही मूसे अंदर भागता है और कैप्टन कास्टेलिनो अपनी बोट्स को पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं। अंदर मूसे और नाजी के बीच जमकर झगड़ा होता है। कैप्टन कास्टेलिनो दोबारा मूसे से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या कैप्टन फिलिप्स सही सलामत हैं। फिलिप्स से बात करने के बाद कास्टेलिनो को तसल्ली होती है कि उन्हें गोली नहीं लगी है। इसके बाद मूसे साफ कह देता है कि अब वे सीधे सोमालिया पहुंचकर ही बात करेंगे, उससे पहले नहीं। इसी बीच यूएस नेवी के 2 और वॉरशिप्स यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस हेलीबर्टन को वहां भेज दिया जाता है। लाइफ बोट अब सोमालिया के किनारे से सिर्फ 12 घंटे की दूरी पर थी। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर से विमानों के जरिए नेवी सील्स की टीम को पैराशूट से जंप कराकर रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जाता है। नेवी सील्स तेजी से लाइफ बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर कैप्टन फिलिप्स अचानक मूसे से कहते हैं कि उन्हें टॉयलेट जाना है। मूसे उन्हें इजाजत दे देता है और फिलिप्स बाहर की तरफ निकलते हैं। अचानक फिलिप्स बाहर खड़े बिलाल को धक्का देकर पानी में गिरा देते हैं और खुद भी छलांग लगाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर नाजी उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन मूसे उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर कैप्टन को कुछ हुआ तो उनकी मौत पक्की है। कैप्टन भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आखिरकार नाकाम हो जाते हैं और मूसे उन्हें दोबारा पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लाइफ बोट में वापस लाने के बाद
बाद नाजी बुरी तरह भड़क जाता है और फिलिप्स की पिटाई करने लगता है। मुंह से भी उन्हें थप्पड़ मारता है और कहता है कि बहुत बर्दाश्त कर ली अमेरिकियों की चालाकी। इसके बाद वह कैप्टन के माथे पर बंदूक तानकर रेडियो पर बोलता है कि वह अभी कैप्टन को मार देगा। ऐसी हालत में जब कैप्टन की जान खतरे में थी, यूएसएस बॉक्सर के कैप्टन पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल लेते हैं। वे बातचीत करने वाले के तौर पर लुटेरों से बात करते हैं। वे लुटेरों को बताते हैं कि उनके पैसों का इंतजाम हो गया है और नेवी को उन सबकी पहचान पता चल चुकी है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बॉस डील करने के लिए उनके जहाज के पास आ रहा है। नेवी चाहती है कि लुटेरे कैप्टन को उनके हवाले कर दें और वे उन्हें पूरा पेमेंट कर देंगे। पैसों का नाम सुनकर मुंह से उनकी बात मान जाता है। इसके बाद नेवी की एक पेट्रोल बोट फिर से लाइफ बोट के पास जाती है और कैप्टन को देखने की मांग करती है। लुटेरे उन्हें बाहर लाते हैं। पेट्रोल बोट से कैप्टन के लिए यूनिफॉर्म दी जाती है क्योंकि पानी में तैरने के बाद वे बिना शर्ट के थे। चेकिंग के बाद लुटेरे उन्हें फिर से अंदर ले जाकर बिठा देते हैं। अब पेट्रोल बोट से मूसे को अपने साथ चलने को कहा जाता है ताकि वह पैसे ले सके। पैसों के लालच में मूसे खुद को रोक नहीं पाता और उनके साथ निकल पड़ता है। पेट्रोल बोट मूसे को लेकर यूएसएस बेनाब्रिज पर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर मूसे देखता है कि उनका कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं है। वह घबराकर पूछता है, हमारा लीडर कहाँ है? तब ऑफिसर कहते हैं कि फिक्र मत करो, वे जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएंगे। असल में नेवी का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने चालाकी से मूसे को अपने पास बुला लिया था और जहाज पर बैठे स्किल्ड स्नाइपर्स लगातार लाइफ बोट पर निशाना साधे हुए थे। उनका प्लान था कि जैसे ही सारे लुटेरे एक साथ निशाने पर आएंगे, वे फायरिंग करके खेल खत्म कर देंगे। सबको एक साथ मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर एक भी बच जाता तो वह कैप्टन को मारने में जरा भी देर नहीं करता। इसलिए सब गिद्ध की तरह नजरें टिकाए बैठे थे। उन्हें एक लुटेरे का ग्रीन सिग्नल तो मिल जाता है, लेकिन बाकी अभी भी रेंज से बाहर थे। इसी बीच नेवी सील्स डाइव लगाकर लाइफ बोट को अपने जहाज से बांध देते हैं। वे अचानक जहाज की रफ्तार बढ़ा देते हैं, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। उनका मकसद ये था कि लहरों के झटकों से लुटेरों की पोजीशन बदल जाए और वे स्नाइपर्स के निशाने पर आ जाएं। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी तीनों लुटेरे एक साथ टारगेट में नहीं आ पा रहे थे। इधर कैप्टन फिलिप्स इतने समय तक बंधक बने रहने की वजह से दिमागी तौर पर टूटने लगे थे। अब उनसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो इनके चंगुल से जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक कागज और कलम उठाया और अपने परिवार के लिए आखिरी मैसेज लिखना शुरू कर दिया। बिलाल ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, पर कैप्टन नहीं रुके। थोड़ी देर बाद नाजी ने जब कैप्टन को लिखते देखा तो वो कागज छीनने के लिए झपटा। तभी कैप्टन ने वो कागज उसके मुंह पर दे मारा और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कैप्टन अपनी सुध बुध खोकर उन पर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन आखिर में नाजी उन्हें काबू कर लेता है और उनके हाथ फिर से बांध देता है। अब नाजी समझ चुका था कि अमेरिकियों ने चालाकी से मूसे को रोक लिया है और उन्हें कोई फिरौती नहीं मिलने वाली, इसलिए वो कैप्टन को मार डालने का फैसला करता है। नाजी कैप्टन के सिर पर बंदूक सटाकर जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, ठीक उसी पल नेवी के जहाज से बंधी रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाता है। अचानक लगे झटके से नाजी और बाकी लुटेरे अपना बैलेंस खो देते हैं और बस उसी एक सेकंड में स्नाइपर्स को तीनों की लोकेशन एक साथ मिल जाती है। स्नाइपर्स एक साथ शॉट लेते हैं और तीनों लुटेरों को हेडशॉट मारकर उनका खेल खत्म कर देते हैं। उन लुटेरों के खून से कैप्टन पूरी तरह भीग जाते हैं, पर आखिरकार इस भयानक मंजर से उन्हें आजादी मिल जाती है। जब सब मिलकर कैप्टन को जहाज पर लाते हैं तो वे इतने सदमे में थे कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ मूसे को गिरफ्तार करके बताया जाता है कि उसका ट्रायल अमेरिकन कोर्ट में होगा, यानी वह अब अमेरिका जा रहा है। मूसे का सपना हमेशा से अमेरिका जाने का था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इस तरह कैदी बनकर जाना पड़ेगा। आखिरकार इस लंबी और खौफनाक जर्नी के बाद कैप्टन फिलिप्स की जान बच जाती है। इस घटना के बाद कैप्टन फिलिप्स लगभग 1 साल तक आराम करते हैं और फिर से समुद्र में अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। उधर लुटेरों के सरदार मूसे को उसकी डकैती के लिए अमेरिकी अदालत में 33 साल की सजा सुनाई जाती है और बस यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। बंदूक चुक ਲਈ है ना मैं ਹੁਣ देखियो गाइस किवें नी मंजी ठोकदा सारियां दी। ओए चलो चलिए साथियों मेरे नाल आओ गोलियां मारी मार दी भैन दी लकड़ो किधर गया पाजे तो डब्बे होरी मार मार दे गोलियां मार तड़ल 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 और फड़ पल मार दे मैनू भी मार छड़ी सू गोली मारना ठहर जा इत्थे खलोने सबर करो सालियो मैनू मार दे जी
ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਟੁਸ਼ਕਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਖਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਲੁਕੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਖੇਡਾ ਇਹ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਮਾਰਦਾ ਠੋਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਤਰੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ਕਿਆਂ ਡੁੱਲੂ ਕਟੱਕਾ ਢੂੰ ਢੁੱਲ ਕੜੱਕਾ ਟੂੰ। ਸਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਫਟੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਬ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੜੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨੰਗਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਲਟੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਅੱਜ ਠੋਕਣੀ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਠੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਫਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀਆ ਵੇਖਿਓ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਯਾਰ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਡੜੁੱਲਾ ਟਾ ਟਿਸ਼ਕੀਨ ਨਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਖੈਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੜੁੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜੋ ਫਜਿਆ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਵੇਖ ਬੜੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਈਏ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਇਹ ਫੜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵੱਟੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨੇ, ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਜਾਈ ਹੁਣ ਇਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਓ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਪਾਮਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੜੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਜੱਬੇ ਆਉਣਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਨਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਿਕਲੀ ਮਾਰ ਐ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਏ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਜੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫੜ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਓਏ ਉਹ ਲੁਕਈ ਹੋਈ ਮਾਰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਪੈਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਫਸ ਕੇ ਮਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜੀਏ।
ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਹੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ, ਓਏ ਮਾਰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਓਏ ਮਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅੱਧੇ। ਨਿਆਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਾ, ਚਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਘੇਰ ਦੇਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਨੰਗਾ ਪੜਾ ਤੇ ਆਕੀ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੰਗਾ ਮਨੰਗਾ। ਫਾੜ ਮਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਫੱਟੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮੀਜ਼ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਨਾਬ। ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਐਨ ਗੋਲੇ ਬੰਬ, ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, शाबाश। हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। गुड बाय।